पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग करियर शुरुआत हुई 1990 में। जब मैं कॉलेज में कदम रखा उसी समय एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसमें मैंने एंट्री किया और मेरे करियर शुरुआत की वहाँ से दोस्तों। मेरा एक दोस्त कॉलेज के कैंटीन में राजू बैठा, उसने बोला मैंने ऐसा कंपनी में काम शुरू किया है और उसके अंदर कमीशन बहुत अच्छा मिलता है और उसमें गिफ्ट मिलती है, टीवी मिलता है, फ्रिज मिलता है, बाइक मिलती है। बोला बाप रे ये सब मिलता है, कौन सा कंपनी? तो बोला ऐसा ऐसा कंपनी है, उसमें ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है। बोला क्या करना पड़ता है बोलना। तो फिर उसने मुझे बताया। फिर बोला उसमें 130 रुपया देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। 130 रुपया, उस समय तो मैं कमाता तो था ही 400-500 रुपये महीना। मैंने तुरंत उसको 130 रुपया निकाल के दिया, बोला ये ले मेरा नाम डाल चल। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, उस समय पॉलिसी इकट्ठा करना होता था। 350 का सबसे बड़ा अमाउंट का मंथली पॉलिसी में अकेला जाके लेके आया। और वो टाइम पे जो लोग लेकर आते थे, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 250, 300 मैक्सिमम, 350 का सबसे पहला पॉलिसी मैं लेकर आया, वो भी बिना किसी के सपोर्ट के। मतलब मेरे सीनियर ने ज्वाइन करके छोड़ दिया था, किसी काम का नहीं, अभी जिद कर रहे हैं तो चलो ले लेते इसको। 350 का ज्वाइनिंग लेकर और फटाफट फटाफट काम किया मैंने। और मेरा कुछ जो टारगेट था मैंने 1 महीने में पूरा कर दिया। आग लगी थी ना अंदर, पैसा चाहिए था, फटाफट फटाफट काम शुरू किया, काम करते गया, वहाँ पर टारगेट पूरा होता गया। बहाना मत दीजिए दोस्तों, बिल्कुल बहाना मत दीजिए। आज आपकी जो भी जिंदगी है, आप 2 से 3 साल इस बिजनेस को दिल लगा के करके देखिए दोस्तों, आने वाली जिंदगी आपकी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि ऐसा आपके साथ हो सकता है करके। लोगों को कहते हैं कि मीटिंग में आ जाओ, तो क्या बोलते हैं मेरे बच्चे का एग्जाम है। अरे एग्जाम तू देने जाएगा कि बच्चा देने जाएगा? अब छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, दिल की आग क्या कर सकती है दोस्तों। एक दिल में लगी हुई आग अगर किसी देश को आजादी दिला सकती है, तो दिल में लगी हुई आग क्या हमें आजादी नहीं दिला सकती? याद है वो इतिहास की घटना आपको? वो इतिहास की घटना को याद करो। मोहनदास करमचंद गांधी, एक साधारण सा एडवोकेट, जिसको साउथ अफ्रीका में कुछ फिरंगियों ने ट्रेन से बाहर धकेल दिया था। पढ़ा है आपने इतिहास में? पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा या नहीं? मैंने भी पढ़ा था इतिहास में, लेकिन उस समय समझ में आया ना था कि ये हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है। उस समय जब उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, तो वो चाहते तो विरोध कर सकते थे ना उनका, कि मेरे पास वैलिड टिकट है, मुझे कैसे बाहर निकाले इन्होंने। लेकिन वो दिन आप याद कीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी उसी प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और बैठे बैठे उन्होंने कसम खाई थी कि इन फिरंगियों ने मुझे आज ट्रेन से बाहर निकाला है, एक दिन मैं इनको अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। उस दिन वो उनके दिल में आग लगी थी दोस्तों, और वो आग ऐसी लगी कि सारे फिरंगियों को देश से बाहर फेंक दिया दोस्तों उन्होंने। अगर किसी इंसान के दिल में लगी हुई आग किसी देश को आजादी दिला सकती है, तो हमारे दिल में लगी हुई आग क्या हमें खुद को आजादी नहीं दिला देगी? लेकिन लगनी चाहिए वो आग, लगती नहीं है इतनी आसानी से। मेरे दिल में भी आग लगी थी दोस्तों। मैंने इतना पैसा कभी कमाऊंगा नहीं सोचा था। मैं ये सोचता था मेरे जितने काम में हो जाए, मुझे जितने पैसे की जरूरत हो जाए, ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन मेरे दिल में उस दिन आग लगी जिस दिन मैं शोरूम में गया था कपड़े खरीदने के लिए दोस्तों। वो दिन मुझे आज भी याद है। अपनी वाइफ को लेकर गया था बड़े घमंड के साथ, चल तेरे को क्या चाहिए दिलाता हूं मैं। और अभी अपन रास्ते पे से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि रास्ते पे सस्ता माल खरीदने की आदत थी, क्योंकि खुद बेचता था ना रास्ते पर साड़ी वगैरह। मुझे मालूम था रास्ते पे सस्ता मिलता है, लेकिन क्वालिटी को कौन देखना है। शोरूम में गया, एयर कंडीशन शोरूम था, वहां पर जाकर बोला कि भाई बढ़िया बढ़िया अच्छे से कपड़े दिखाओ और ब्रांडेड कपड़े दिखाओ। उस सेल्समैन ने जो मुझसे बात कही ना दोस्तों, उस दिन मेरे दिल में चुभ गई, आज भी चुभी हुई है दोस्तों। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा, और ऐसा नहीं तो कई सारे वाक्य होते होंगे, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। लेकिन दिल में आग लग सकती है दोस्तों, हमारे जिद आ जानी चाहिए अंदर। उस दिन जब शोरूम में गया और सेल्समैन ने मुझसे पूछा कि सर आपका बजट क्या है, सच कहता हूँ दोस्तों, उसको जब मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो मेरी समझ में आया कि मुझसे क्या पूछना चाहता है। वो सीधा सीधा मुझसे पूछना चाहता है, जनाब आपकी औकात क्या है। बात सही है कि नहीं? उस दिन मैंने उस शोरूम से कुछ नहीं खरीदा, वहीं बैठ गया मैं। बैठे बैठे मैंने सोचा, क्योंकि मैंने किताबें पढ़ने का तरीका ढूंढ लिया था कि किताब में पढ़ी हुई चीज़ मेरी ज़िंदगी में कैसे काम कर सकती है, मुझे अच्छी तरह से मालूम। मैंने उस दिन बैठे बैठे सोचा कि आज मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा है कि एक सेल्समैन मुझसे मेरी औकात पूछ रहा है, क्या ज़िंदगी है मेरी है? उसी दिन मैंने बैठे बैठे एक निर्णय लिया कि मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा लेकर आऊँगा, इसके शोरूम के मालिक को बुलाकर पूछूंगा, बोल तेरे शोरूम की कीमत क्या है, मेरे बजट की चिंता मत कर।
ये आग मेरे अंदर उस दिन लग गई दोस्तों, और उस दिन के बाद मैंने टारगेट लगाया 1 करोड़ जब तक महीने का नहीं आएगा तब तक टेंशन नहीं बैठूंगा। वो शोरूम खरीदने को मैं आज भी तैयार हूँ, लेकिन वो बेचने को तैयार नहीं है। पहली बार बोरीवली में मीटिंग रखा था, काम शुरू कर दिया था मैंने, 4 लोग आए थे सिर्फ, एक मैं था, एक मेरे साथ जो प्रोस्पेक्ट था वो, और एक महेश राजपूत है क्या आज इधर? हाँ महेश राजपूत, बराबर बोरीवली का मीटिंग याद है? महेश राजपूत जी थे और उनके साथ एक जन आया था। टोटल 4 लोग थे मीटिंग के अंदर, उसमें 3 लोग जुड़े हुए, एक नया आदमी मेरे साथ जो आया था वो। अब मीटिंग तो लेना था, मीटिंग मैंने लिया उस दिन, महेश राजपूत जी ने होस्टिंग किया। हमारे ग्रेट लीडर गजेंद्र सोलंकी प्लान देंगे, सुनने वाले कितने लोग? 1 आदमी। मीटिंग का रिवाज है, सूट पहन के आया था मैं, मीटिंग लिया, पूरा प्लान समझाया, प्लान समझाने के बाद उसको पूछा कैसा लगा? प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को प्लान दिखाने के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? बोला ये तेरे को दिखाने के लिए इतना खर्चा नहीं किया था, हम लोग ने सोचा बहुत लोग आएंगे, कोई नहीं आया, वो भी आप आ गए क्योंकि साथ में लेके आया था मैं। पहली मीटिंग ऐसी हुई दोस्तों, लेकिन हर मीटिंग में मैं सूट पहन के जाता था और मुझे अच्छी तरह से मालूम था रोने वाले के साथ कोई रोता नहीं है, हंसने वाले के साथ हर आदमी हंसता है। बात सही है? जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों, बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों, मैं पहले दिन से अपने आप को मेंटेन रखता था और लोगों को यही सिखाता था अपने आप को मेंटेन रखो, फटे हाल मत जाओ किसी के पास रोते हुए। कुछ लोग प्लान दिखाते बोलते हैं 1 हफ्ते से काम कर रहा हूं यार, एक भी नहीं जुड़ा, तू जुड़ जाना। बोलता तेरे साथ कोई नहीं जुड़ा, मैं क्यों जुड़ू फिर तेरे साथ? रोने वाले के साथ कोई भी, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो ना, और सामने वाले को दिख रहा है कि इतनी मेहनत कर रहे हो, कोई नहीं आएगा आपके साथ। आपकी मेहनत दिखनी नहीं चाहिए, उसको ईजी लगना चाहिए काम में, ऐसा लगना चाहिए कि स्टाइल बदल रही है इसकी जिंदगी की, और ना हम तो फटे हाल हो जाते सब जगह। सामने वाले को बोलते जाके कि देख तेरी जिंदगी बदल जाएगी, और बोलते 3 साल से शर्ट बदली कर पहला। मुझे अच्छी तरह से मालूम है क्या करना है। मैंने मेरे सारे पुराने कपड़े निकाल के गठरी बांध के डाल दिए कोने में, सारे नए कपड़े खरीदे। बोला ये मेरी पुरानी औकात है, मैं इसको बदलने जा रहा हूँ। बिजनेस की शुरुआत करता तो शुरुआत में रोना धोना छोड़ दीजिए। कोई पूछेगा ना बिजनेस कैसा चल रहा है, अरे बहुत अच्छा चल रहा है, क्या बात करता है यार। सामने वाला आदमी इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपका बिजनेस अच्छा चले या नहीं चले, वो इसलिए पूछ रहा कहीं चल तो नहीं रहा है। और आज नहीं यार, मैं मीटिंग में गया था, 10 लोग को बुलाया, एक भी नहीं आया यार। अच्छा, मैं बोला ना नहीं होता है, चल जा घर पे बैठ तू भी। लेकिन अगर कोई पूछेगा कैसा हुआ, अरे 1000 लोग थे मीटिंग के अंदर, क्या बात करता है तू? मीटिंग में है ना 1000 लोग, भले मेरा एक भी नहीं है, मीटिंग में तो है। रोने की जरूरत नहीं है। आज एक भी आदमी मेरा नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा पूरा हॉल मेरा टीम से भरा हुआ होगा। लोग पूछते हैं यार मैं कैसे जाऊं प्लान दिखाने के लिए, वो मेरा अचीवमेंट पूछेगा, मेरा तो कुछ भी नहीं आया अभी तक। डरने की जरूरत नहीं है, सोने का खजाना आपके हाथ में, सिर्फ खोदने की देरी है, सिर्फ खोदने की देरी है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जब आप ये बिजनेस की शुरुआत करते हो ना, जब इस बिजनेस की आप शुरुआत करते हो और जब आप ऐलान करते हो कि मैंने बिजनेस शुरू किया ना, सभी लोगों का इंटरेस्ट आपकी जिंदगी में बढ़ जाता है। मालूम है क्यों बढ़ जाता है? ये करोड़पति बनने चला है। लोग आपकी तरफ अब तक फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब फोकस करते कहीं ये कामयाब तो नहीं हो रहा है। इसलिए वो लोग को खुशी नहीं, वो लोग इस बात से डर है कि कहीं ये कामयाब ना हो जाए। और अगर आपके अंदर चेंजेस दिखते गए तो क्या बोलेगा कि मैं पैसा आ रहा है इसको। किसी के घर में बेटी ने अच्छे नंबरों से पास हुई ना तो 2 दिन बात करेंगे उसकी, अच्छे नंबरों से पास हुई हाँ, और किसी के साथ भाग गई ना तो 1 साल तक बात करेंगे उसके बारे में। बराबर है कि नेगेटिव बातें ज्यादा असर करती है। अब ये नेगेटिव बातें हो रही है आपके बारे में, सुनने वाला आदमी क्या सोच रहा है? और आप उसको जब फोन करेंगे कि मैं आपको एक बिजनेस के बारे में मिलना चाहता हूं, तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो क्या सोचता है कि इसके जैसी हालत मेरी ना हो जाए। और आपकी लाइफस्टाइल अगर चेंज हो रही है तो उसको मालूम है कैसे चेंज हो रही है। नहीं, अब तक लुक्खा था ये, गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी है, लोगों का बात करने के लिए मुंह बंद हो जाएगा, क्या बात करेंगे फिर? मैंने गलती किया यार, 6 महीने पहले अगर मैं जुड़ता ना इसके साथ तो मैं भी
कुछ तो करता है इसके अंदर। आपकी लाइफस्टाइल को देखकर वो सोच रहा है। देखो, अच्छी जिंदगी हर आदमी जीना चाहता है। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी तकलीफ देख के कोई नहीं आएगा इस बिजनेस के अंदर। अपनी तकलीफें मत बताना किसी को। तकलीफों को दूर करना बताने से कम नहीं होती है, हटाने से कम होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले पैसा बचत करते हैं, एफडी करा लूं, थोड़ा अपना सेव कर लूं, है ना। अरे क्या सेव कर लूं यार, तेरे को भरोसा, आप पैसा बचाएंगे, एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, खुद एक दिन खर्च हो गए तो क्या करोगे? क्या काम का पैसा वो? बचत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि पैसा बचा बचा के कोई अमीर नहीं बना है। लेकिन ऐसे हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास कि पैसे कमा कमा कर कई लोग अमीर बन गए दोस्तों। इस बिजनेस में आते बहुत लोग हैं, सक्सेस बहुत कम होते हैं, लेकिन वही लोग होते हैं जो होना चाहते हैं। जो लोग इस बिजनेस में टाइम पास करने के लिए आते हैं ना, जो लोग इस बिजनेस में टाइम पास करने के लिए आते हैं, उनका कुछ नहीं होता, टाइम पास हो जाता है इसे। उनका टाइम पास नहीं करना है, कुछ आए हैं तो कुछ करके दिखाना है इस बिजनेस के अंदर। 6 महीने के अंदर अंदर एक गाड़ी ले, मत करना कुछ भी। किसी का कर्जा भी चुकाना तो चुका देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ी लेने के बाद चुकाना, क्योंकि अगर आपने गाड़ी ले ली ना तो पैसा लेने वाला भी कंफर्म हो जाएगा, अपना पैसा डूबेगा नहीं, पार्टी मजबूत है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, किसी का कर्जा लिया हुआ है और आप एकदम लुखे हो, दिन ब दिन आपकी हालत खराब हो जा रही, तो जो पैसा मांगने वाला क्या हो, इसके मरने के पहले वसूल करो अपना, वो जीना आराम कर देगा आपका। वो बात सही है कि नहीं? लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ है, गाड़ी खरीद रहे हो आप, तो जो पैसा मांगने वाला है ना, वो आकर क्या बोलेगा मालूम है? टेंशन मत लो, और चाहिए तो मैं दे दूंगा। उसको भी भरोसा है, पार्टी मजबूत है, पैसा डूबने वाला नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में अच्छी तरह से लोग जानते हैं, घी में हर कोई घी डालता है, तेल में घी डालने कोई नहीं आता दोस्तों। नहीं। और अगर आप देने भी जाओगे ना सामने से, तुम्हारा पैसा ले लो, अरे क्यों शर्मिंदा करते हो, मैंने मांगा थोड़ी था, क्या रखो ना यार। इसलिए टेंशन मत लेना, पहले गाड़ी खरीद लेना 6 महीने के अंदर अंदर। अब गाड़ी खरीदने के लिए क्या चाहिए अपने को? जिगर चाहिए ना, पैसा तो नहीं चाहिए। बैंक में किसके लिए पैसा रखा है इतना? बैंक में जो पैसा पड़ा वो किसके लिए? अपने को अगर 4 लाख की गाड़ी लेनी है तो 50,000 रुपये अपने हाथ में चाहिए। 8 लाख की गाड़ी लेनी है तो 1 लाख रुपए चाहिए, नहीं? अब अगर मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं है, 4 लाख की एक इंडिका के बारे में सोचते हैं, 50,000 रुपये अपने को चाहिए, जाके सीधा डाउन पेमेंट दो, गाड़ी लेके आओ। कितना EMI आएगा? 7,000 रुपया। 7,000 रुपये EMI आएगा 3 लाख के ऊपर, 3.5 लाख के ऊपर, बराबर है। 7,000 रुपये का EMI आएगा और सब कुछ मिला के और 7,000 रुपये खर्चा होगा, 15,000 रुपये महीना। गाड़ी को डीजल लगेगा, घूमोगे इधर उधर और खर्चा बढ़ेगा, 15,000 रुपये आपका महीने का खर्चा बढ़ जाएगा। अब मुझे EMI नहीं दिया तो क्या होगा, है ना? ये डर ही आता है ना जो आदमी को नहीं करने था जिंदगी में। मैं कभी नहीं डरता किसी चीज से, खासकर पैसों के मामले में कभी नहीं डरता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जहां जाके लात मारूंगा वहां से पानी निकलेगा। भरोसा है अपने ऊपर। और मेरे गुरु ने मुझे एक बात कही थी, इस दुनिया के अंदर नास्तिक वो नहीं है जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है। नास्तिक वो है जो खुद अपने आप पर भरोसा नहीं करता है। भरोसा रखो अपने आप पर, कुछ नहीं होगा। लोग डरते हैं कि मैंने EMI नहीं चुकाया तो क्या होगा, डर लगता है ना इस बात का, इसलिए नहीं लाता ना गाड़ी। EMI का डर है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक थोड़ा नेगेटिव सोच के देखते हैं, हम लोग को ज्यादा पसंद है ना वो, अपने पसंद की भी बात करके देखते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं ना, थोड़ा नेगेटिव बात करते हैं, क्या होगा ज्यादा था? कोई गर्दन काटेगा अपनी, मारेगा कोई घर में आके, फांसी पे चढ़ा देगा कोई, सरकार में ऐसा कोई रूल है? क्या करेंगे ज्यादा क्या करेगा बोलो? क्या लेके जाएगा? गाड़ी लेके जाएगा, उससे ज्यादा कुछ करेगा कोई? कोई कुछ नहीं करेगा। एक दिन मेरे दोस्त को ये पता चला कि गाड़ी का लोन नहीं भरेंगे तो गाड़ी उठा के लेके जाते हैं। तो बोला पहले बंदा तो कहा था मैं शादी के लिए लोन ले लेता। सारे हस्बैंड खुश हो गए भैया वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना, कोई नहीं लेके जाएगा उसको लोन चुकाओ या ना चुकाओ, लेकिन गाड़ी जरूर लेके जाएगा, बात पक्का? गाड़ी उठा के लेके जाएगा। तो उसके बाद टेंशन आता है इस बात का कि मेरी इज्जत का क्या होगा। लोग पूछेंगे ना तेरी गाड़ी किधर है, तेरी औकात नहीं तो क्यों लिया, ऐसा कुछ बोलेंगे लोग। ऐसा डर है इस बात का, डर लगता है। लेकिन मैं बोलता हूं जो है ही नहीं उसकी चिंता। ये गलत फहमी है अपनी की बहुत इज्जत है मार्केट में, कोई नहीं पूछता।
किसी को परवाह नहीं है किसी की, सब अपने में मस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जो नहीं है उसकी इतनी चिंता करके बैठे हो। हाँ, अगर मान लो लेके भी गया बैंक वाला और किसी ने आकर पूछा क्या रे तेरी गाड़ी क्या हुई, किधर गई गाड़ी, तेरे को क्या करना है, पसंद नहीं थी दूसरी लेके आऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उस सुनने वाला आदमी भी बोलना चाहिए इसका भरोसा नहीं लेके आएगा, डेंजर आदमी है ये। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि अंदर अगर सिस्टम से, ईमानदारी से, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके अपने अपलाइन के गाइडलाइन से अगर काम करोगे ना, किसी बैंक वाले की हिम्मत नहीं आपकी गाड़ी को हाथ लगा दे दोस्तों। भरोसा करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर। आपको पता है आपके अंदर भगवान है, अंदर है भगवान, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना सीख गए। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं मिल सकती दोस्तों, मैंने खुद अनुभव किया ऐसा। मुझे जो कुछ भी चाहिए था मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला मुझे चाहिए, उसको मैंने सिखाया नहीं कैसे चाहिए, तेरा प्रॉब्लम है लाके दे, मुझे नहीं मालूम, और उसने मुझे ला कर दिया दोस्तों। और इस सबकॉन्शियस माइंड का पावर मुझे उस दिन पता चला जब मेरी लाइफ में मेरे सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से एक मेरा जो बहुत पुराना सपना था वो पूरा हुआ। मैं जब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जब मैंने सुना था 10 साल पहले, जब उसके ऊपर स्टडी किया तो मैंने उसके पावर से कमांड दिया था अपनी जिंदगी में कि मुझे एक इंडिका कार चाहिए ब्लैक कलर की। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 10 साल पहले मैंने सोचा था कि इंडिका कार चाहिए मुझे ब्लैक कलर की, और उसके अंदर जो सीट कवर होंगे मैंने उसको विजुअलाइज किया था, क्योंकि ऐसा सिखाया गया था कि उसके सीट कवर अंदर होंगे वो लाल कलर के पट्टे होंगे उसके अंदर, ब्लैक कलर की इंडिका, लाल कलर के अंदर पट्टे, सीट कवर। पूरा गाड़ी को विजुअलाइज कर दिया था मैंने, पूरा अंदर गया था मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो गाड़ी। लेकिन दिन निकलते गए, दिन निकलते गए, गाड़ी खरीदने का कुछ मौका नहीं बन रहा था, इतने पैसे नहीं थे, ना कोई हिम्मत देने वाला था, मेरे जैसा कोई आदमी नहीं था बोलने वाला जा ले ले देखेंगे क्या होएगा, ऐसा कोई नहीं था बोलने वाला उस समय। नहीं ले पाया, उतने पैसे जमा नहीं कर पाया मैं। फिर उसके बाद इंडिका मेरे उस समय 10 साल पहले मेरे दिमाग में मैंने डाली थी, स्कॉर्पियो खरीदी, उसके बाद मर्सिडीज खरीदी। मुझे बताइए मर्सिडीज खरीदने के बाद इंडिका लेने कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा, बराबर है कि नहीं? मर्सिडीज के बाद इंडिका क्या लेना, स्कॉर्पियो मर्सिडीज बस हो गई। इंडिका लेने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं भूल चुका था कि मुझे किसी जमाने में इंडिका मेरे अंदर मेरी तीव्र इच्छा थी इंडिका लेने की। लेकिन इस बिजनेस के अंदर मेरे 2 डाउनलाइन और एक मेरा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त मेरे पास आया, मुझे बोलता है कि हम लोग इस बिजनेस को और डेवलप करना चाहते हैं और हम लोग तीनों मिलकर एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। हम लोग पैसा हम लोग लगा रहे तीनों जन, लेकिन हमारे नाम पे लोन नहीं हो रहा है, तो आपके नाम पे लोन करो, हम गाड़ी खरीदते हैं और उसका जो भी EMI आएगा हम लोग भरेंगे। बोला कोई बात नहीं, 3 जन है, तीनों पार्टनरशिप में ले रहे, तीनों कमा के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ठीक है। गाड़ी का उन्होंने डाउन पेमेंट वगैरह उन्होंने दिया, EMI आया कुछ 7-8 हज़ार रुपये EMI था, मेरे अकाउंट से जा रहा था। 1 महीना EMI मेरे पास आया, दूसरे महीने फ़ोन करके बोलना पड़ा भाई डेट आ गया है, दूसरे महीने भी आया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 6 महीना तक कोई वापस EMI मेरे अकाउंट से बराबर जा रहा है, लेकिन वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है। और मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई तुम लोग हो किधर, DD भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं कर रहे, EMI भी नहीं दे रहे और गाड़ी भी गायब, और ये तीनों गायब। बोला गए किधर है लोग? फिर मैंने फोन लगाया, बोला किधर हो? तो गाड़ी लेके कुछ और काम कर रहे हो लोग। बोला हम लोग थोड़ा शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, तो थोड़ा पैसा उधर से कर। बोला तुमको जो करना है करो, गाड़ी ला के रखो। मैंने बोला इधर। बोला कल लाता हूँ, परसों लाता हूँ। 15 दिन 20 दिन हो गए गाड़ी लाने का नाम, मैंने गाड़ी देखा भी नहीं, कौन सा गाड़ी लिया उन्होंने, इंडिका लिया इतना मालूम था। फिर मैंने बोला देख अगर गाड़ी लेके आते हो तो ठीक हो ना, तो मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, मेरा गाड़ी चोरी हो गया है, मेरे नाम पे गाड़ी है, चलो तुम लोग स्मगलिंग करेगा, मैं जाएगा अंदर। बात सही है कि नहीं? मैं टेंशन में आ गया, बोला गाड़ी को किसको ठोक भी दिया तो मैं परेशान। मैंने बोला गाड़ी लाके दो, नहीं तो कंप्लेंट करने जा रहा हूँ कि चोरी हो गया मेरा गाड़ी। दूसरे दिन गाड़ी लाके रखा उन्होंने, मैं नहीं था उधर, गाड़ी लाके चाबी ऑफिस में रख दिया। मतलब देखा गाड़ी आके रखी हुई है, जब मैं बाहर जाकर देखा, अब बिलीव नहीं करेंगे, ब्लैक कलर की इंडिका, और अंदर जब मैंने देखा सीट कवर जो थे वो लाल कलर के पट्टे थे उसके अंदर। पहली बार मेरी समझ में नहीं आया, बोला चलो गाड़ी तो आ गई। बाद में जब मैंने सोचा, वो गाड़ी को देख के मुझे याद आया कि 10 साल पहले जिस गाड़ी को मैं विजुअलाइज करता था, ब्लैक कलर की गाड़ी, ये वही गाड़ी है। सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करता है दोस्तों। मेरा गाड़ी खरीदने का इरादा नहीं था इंडिका, लेकिन उस सबकॉन्शियस माइंड ने अपना काम किया, गाड़ी मेरे दरवाजे तक लाकर खड़ा किया उसको।
उस पावर का इस्तेमाल अगर आपको आ गया ना दोस्तों, बहुत जबरदस्त पावर है दोस्तों। मैं सच कहता हूं दोस्तों, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते हो दोस्तों, लेकिन उसका पावर समझ में आना चाहिए, खुद अपने आप पर भरोसा करना चाहिए दोस्तों। इतना पावर है सबकॉन्शियस के अंदर दोस्तों। ये मेरे गुरु ने कहा था मुझे, बहुत पावरफुल है ये चीज, अगर उसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से किया तो। अगर आपने एक बार अपने दिमाग में कमांड डाल दिया कि मैं इस बिजनेस के अंदर, ग्राउंड का मैच देखा है कभी आपने? क्रिकेट मैच देखते हो? कभी देखा क्रिकेट प्रेमी को पागल होते हुए? मैंने देखा है। वो बात अलग है कि मैं कभी क्रिकेट देखता नहीं, मुझे मतलब ना क्रिकेट देखता हूँ ना फुटबॉल ना कुछ नहीं, मुझे किसी भी गेम में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एक ही गेम में इंटरेस्ट है, पैसा कमाने में बस। बचपन से मेरा वही इंटरेस्ट रहा है। और मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए, एकदम आराम की जिंदगी चाहिए। मैंने हमेशा ये सोचा था कि जब मैं टू व्हीलर पे घूमता था ना, जब बारिश का पानी मेरे सिर पे गिरता था ना, बहुत गुस्सा आता था, ये क्या बारिश का पानी मेरे पे घूम रहा है, अगर भीगना है तो खुशी से भीगेंगे, मजबूरी में क्यों भीगे यार। बहुत गुस्सा। मुझे लग्जरी लाइफ बहुत पसंद थी दोस्तों पहले से। मैं ऐसा सोचता था कि मैं मेरे घर से बाहर निकलूं, बारिश बाहर कितनी भी गिर रही होगी, मैं मेरी गाड़ी में बैठूंगा, गाड़ी से बाहर जाऊंगा, वापस अपनी जगह पर आऊंगा, एक बूंद पानी गिरने नहीं दूंगा। और आप देखेंगे आज बेसमेंट में मेरा पार्किंग है, गाड़ी में बैठता हूं, बाहर निकलता हूं, एक बूंद पानी गिरता नहीं, वापस घर तक आ जाता हूं। लग्जरी लाइफ पहले से पसंद की थी दोस्तों। अगर आप भी ये सोच लेते हैं ना, अगर लग्जरी लाइफ आपको चाहिए ना दोस्तों, अपने आप को अभी से कमांड देना शुरू कर दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको क्रिकेट का। देखते ना मैच, क्रिकेट प्रेमी? मैं कभी देखता नहीं, मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करता क्रिकेट के पीछे या टीवी के पीछे, क्योंकि जिंदगी में टाइम एक ऐसी चीज है ना जो कभी दोबारा नहीं मिलेगा आपको। एक बार गया वो गया। लोग कहते हैं ना टाइम इज मनी, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? पैसा खर्च करके वापस आ सकता है, टाइम को खर्च करके ला सकते हो? तो कैसा हो सकता है ये? जिंदगी के आप 2-4 लाख रुपए बैंक में रखकर जरूरत पड़ने पर डबल करके निकाल सकते हो, लेकिन जिंदगी के वो सुनहरे पल, वो जवानी के दिन किसी बैंक में रख दो और बुढ़ापे में वापस निकालो, पॉसिबल है? टाइम गया वो गया। टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, एक एक सेकंड की वैल्यू को रखना। उसके बाद आपको इतना टाइम मिलेगा ना कि घर वाले बोलेंगे जाओ ना कुछ काम करो ना, घर के बाहर जाओ ना, क्या कर रहे हो घर में, क्योंकि बाद में पैसा इतना आएगा दोस्तों। क्रिकेट मैच का आपको एग्जांपल देना चाह रहा था मैं कि जो क्रिकेट प्रेमी होता है ना, क्रिकेट प्रेमी वो दीवाने होते हैं एकदम से, नहीं भले वो खेल ना रहो, लेकिन देखने के टाइम पे वो इतने इन्वॉल्व होते हैं ना जैसे ग्राउंड में वो लोग। ऐसा एक क्रिकेट प्रेमी था, 8 बजे का मैच शुरू होने वाला था, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप। कितना डेंजर गेम, बराबर है कि नहीं? जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं उसको भी इंटरेस्ट आता है उस दिन, और तो इंटरेस्ट वाला आदमी तो पागल हो जाता है। तो 8 बजे मैच शुरू होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। सवेरे 8 बजे का मैच है, 7:45 बजे वो प्रेमी आकर बैठा है टीवी देखने के लिए। कौन? क्रिकेट प्रेमी। हाँ, टीवी पर आकर बैठा है। इंडिया की बैटिंग है, पहली बॉल पे सचिन तेंदुलकर आउट। कैसा रिएक्शन रहेगा इसका? बाप रे, सचिन आउट, अभी क्या होगा मैच का यार, वर्ल्ड कप गया अपने हाथ से, नहीं? टेंशन आएगा उसको। दूसरे बॉल के ऊपर सहवाग आउट, क्या होगा इसका रिएक्शन? मैच शुरू हुआ, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप, 2 बॉल पे 2 विकेट गई है, पहली सचिन तेंदुलकर, दूसरी सहवाग, 2 बॉल पे। ये परेशान, अरे क्या कर दिया लोग ने, मरवाएंगे ये लोग, देश के तो पड़ी नहीं है लोग को, पैसा खाया होगा, सब मैच फिक्सिंग है, परेशान होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इसका। पीछे से बेचारी उसकी वाइफ, अजी सुनते हो चाय लाओ क्या, उसको डांट देगा, चल तेरे को चाय की पड़ी है, इधर 2 जन आउट हो गए, समझ में नहीं आया, चलो उधर बीच में डिस्टर्ब मत करना, मेरे को दिमाग खराब नहीं करना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना अभी उसका, परेशान हो रहा है। तीसरी बॉल के ऊपर युवराज आउट, बाल नोचेगा कि नहीं है, अरे क्या, टीवी फोड़ देगा शायद वो, ऐसे सोफे पे ऐसा पैर फोल्ड करके बैठेगा ऐसा, है ना? इनकी जगह मैं होता ना, इसलिए तू नहीं है। बहुत गालियां देगा, सब कुछ करेगा, परेशान होगा कि नहीं मुझे बताइए, कितने उसकी परेशानी का अंदाजा लगा सकते हो आप? लगा सकते हो कि नहीं? इतना परेशान हो जाएगा कि उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि मैच का सिचुएशन वो का वो है और इस क्रिकेट प्रेमी को मैच देखने नहीं मिला, मैच देखने का मौका नहीं मिला। सवेरे 7 बजे बॉस का फोन आया, भैया क्रिकेट प्रेमी ऑफिस आ जाना 8 बजे, नहीं तो कल से क्रिकेट खेलना, तू आना ही मत, ऑफिस जाना पड़ेगा बेचारे को। सवेरे 8 बजे ऑफिस पहुंचा है, 8 बजे मैच शुरू हुआ और उसके बॉस ने उसको मैच देखने के सुनने तक नहीं दिया, उसको कैबिन में बिठा के रखा, काम में इतना बिजी रखा उसको। शाम को 6 बजे जब वो ऑफिस से बाहर निकला और जैसे बाहर निकलता है उसके कानों में एक आवाज़ आती है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे, लोग पटाखे जला रहे और
लोग खुशियां मना रहे, तो ये भी खुश होगा, अरे वाह क्या बात है, मैंने नहीं देखा फिर भी जीत गया, इंडिया ग्रेट। अब जब घर पर जाएगा 9 साढ़े 9 बजे पहुंचेगा तो कुछ दिन भर के हाईलाइट दिखाते, पूरे हाईलाइट्स कुछ ना कुछ, कैसे मैच हुआ क्या हुआ, 1 घंटे का प्रोग्राम चलता है। वो जाकर बैठा, टीवी शुरू किया, क्योंकि उसके लिए इंटरेस्ट का चीज़ था, रिमोट ऑन किया उसने, टीवी ऑन किया, सोफे पर बैठा है, मैच वो का वही, लेकिन देखा नहीं इसने, पहले बॉल पे है सचिन तेंदुलकर आउट, इसका रिएक्शन क्या होगा, अरे ऐसा हुआ फिर भी जीते हैं, क्या बात है, हाँ मस्त मैच हुआ आगे, नहीं मजा आ गया आज तो मैच के अंदर, नहीं। दूसरा बॉल सहवाग आउट, क्या रिएक्शन इसका, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अरे यार क्या इंटरेस्टिंग मैच है यार, देखने जैसा मैच था आज तो यार, वो बॉस ने बुला लिया साला कमीना कहीं का, मजा आ गया आज तो। वाइफ को आवाज देगा, जो भी उसको बोलता, अरे भगवान डार्लिंग प्रिय, जो कुछ भी उसको बोलता होगा वो, जरा 1 कप चाय तो लाना, और सुन थोड़ा भजिया भी बनाना साथ में, क्या इंटरेस्टिंग मैच है देख तो। 2 बॉल में 2 जन आउट हो गए, क्यों इसको इंटरेस्टिंग लग रहा है, कि इसको मालूम है कि वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तीसरे बॉल पे युवराज आउट, क्या फर्क पड़ता है इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको फाइनल रिजल्ट मालूम है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, फिर 3 विकेट गई तो भी कोई फर्क, उसको कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह से इस बिजनेस में जब आप आते हो और आपको पता है कि आप क्राउन डायमंड बनने वाले हो, करोड़पति बनने वाले हो, तो फिर कितने भी लोग आपको ना बोले, कितने भी लोग कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं तो फिर भी करोड़पति बनने वाला हूं। अगर ये फाइनल रिजल्ट अगर आपको मालूम है ना, अगर ये फाइनल रिजल्ट अगर आपको मालूम है ना, इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, खुद आप भी नहीं रोक पाओगे अपने आप को। डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने आप को, फिर उसके बाद कोई हंसे, कोई रोए, कोई कुछ भी बोले, फर्क पड़ेगा कुछ। एक बात का ध्यान रखना, आप ऊपर वाला ने जब आपको यहां पर भेजा था ना, तो किसी न किसी प्रॉब्लम को तो फेस करना ही पड़ेगा आपको। डिसाइड करो कौन सी प्रॉब्लम चाहिए, पैसा कमाने की या खर्च करने की, डिसाइड करो। प्रॉब्लम तो आज मुझे भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, पहले पैसा कमाने की प्रॉब्लम थी, अभी खर्चा करने की प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व कर फेस करनी पड़ेगी ना अपने को। जो लोग घर के बाहर प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, उनके घर में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, आप देखना दोस्तों, बात सही है। मैं ऊपर वाले से ये कहता था, घर के बाहर जितनी चाहिए उतनी प्रॉब्लम दे दे मुझे, लेकिन घर के अंदर नहीं। आज घर के बाहर बहुत प्रॉब्लम है मेरे को, 1,60,000 का टीम संभालना पड़ता है। इधर से फोन आता मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, उधर से फोन आता मेरा चेक नहीं आया, कोई बोलता है नैनो कार्ड नहीं मिला है, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाहर की सारी प्रॉब्लम मैं हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके घर में प्रॉब्लम है और आपके बाहर प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। प्रॉब्लम तो फेस करनी है। अगर मान लीजिए कि आप नौकरी करते हो, नौकरी में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नौकरी में सवेरे जाओ, काम करो, शाम को घर पे, महीने की पगार ले लो, धंधा चले ना चले उसका सेठ पगार देगा। यानी कि हमारी जिंदगी में बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में जाकर देखेंगे तो 1000 प्रॉब्लम नजर आएगी दोस्तों। घर में प्रॉब्लम है क्योंकि बाहर कोई प्रॉब्लम हमने उठाई नहीं है। उसी जगह पे अगर आप बोलो नहीं मैं आज के बाद बिजनेस करूंगा और बिजनेस की 1000 प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा, तो घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, होगा दोस्तों। लेकिन ये प्रॉब्लम सारी घर के बाहर रहेंगी दोस्तों। घर के अंदर आपको सुकून से रहोगे आप। कहाँ डिसाइड कर लिया कहाँ चाहिए प्रॉब्लम। लोग कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है इस बिजनेस में, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जितनी प्रॉब्लम इस बिजनेस में बढ़ती है ना दोस्तों, उस हिसाब से आपका चेक भी बढ़ता है। और उसको क्या प्रॉब्लम आएगी जो कभी काम ही नहीं करता है। काम करने वाले को प्रॉब्लम आती है ना, जो काम नहीं करता उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो जैसे प्रॉब्लम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो ऊपर वाले को मैं बोलता हूँ बराबर प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ेगी पैसा बढ़ता चला जाएगा। और हम लोग जरा सी प्रॉब्लम आती है तो नहीं रे बाबा मेरे से नहीं होगा ये। मुझे एक बात बताइए,
ये बिजनेस के अंदर किसी को प्लान दिखाना आसान है या लोकल ट्रेन के धक्के खाना आसान है? क्या आसान है? कोई भी चीज कैश में खरीदना आसान है या उधारी पे लाना आसान है? या फिर घर के अंदर अगर कोई चीज की जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने बोला कि एक एलसीडी टीवी होना चाहिए, आप बोलेंगे अगले साल लेंगे, अगले साल लेंगे, तो वो अगले साल बोलना, बार बार उसको टालना, ये आसान है या किसी को जाके प्लान दिखाना आसान है? बच्चा कहता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, जब वो 10-15 रुपए की चॉकलेट मांगता है तो कई माँ बाप को मैंने देखा है, बाप उसके गाल पे थप्पड़ मार देता है बच्चे को। क्या बोलता है मालूम है? तेरे दांत सड़ जाएंगे बेटा, ये चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। लेकिन कभी अपने बच्चे से ये नहीं कहता कि बेटा तेरी ये महंगी चॉकलेट खरीदने के पैसे मेरी जेब में नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा यार? लेकिन प्रॉब्लम को फेस करते रहना हमारी जिंदगी है। अगर वो नहीं किया तो क्या जवाब देंगे अपने परिवार को आप लोग कि मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हैंडल कर सकता हूं, इसके लिए आप लोग दुखी है? इसके लिए दुखी है? या बाहर की जो सारी प्रॉब्लम है हमारी, जो बिजनेस की प्रॉब्लम है, वो बिजनेस को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए प्रॉब्लम है अपने को? क्या प्रॉब्लम है इस बिजनेस के अंदर आपको पता है? बड़ी बड़ी 2 मेजर प्रॉब्लम। मैंने आज तक इस बिजनेस के अंदर 2 प्रॉब्लम के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है। सारी प्रॉब्लम को जब छोटा करके देखा तो 2 प्रॉब्लम समझ में आई मेरी। शायद आपको भी पता चलता होगा कि यही 2 प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, लोग जुड़ते नहीं इस बिजनेस में, बात सही है। दूसरी प्रॉब्लम, जुड़ने के बाद काम नहीं करते। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आके बताओ मेरे को। आप बोलोगे वो हारने को तैयार हूं मैं, नहीं ना? तो 2 ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ना अपने को। एक तो लोग जुड़ते नहीं, दूसरा काम नहीं करते। लेकिन इस बिजनेस के अंदर लोग काम नहीं करते। अगर ऊपर वाले ने ये लिखा है कि 1000 लोगों में मुझे 2 लोग मिलने वाले, तो मुझे 1000 लोग तक पहुंचना पड़ेगा तो ही 2 लोग मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, 10 लोगों तक पहुंचे के थक जाते हैं हम लोग। फिर हमको हमारी इज्जत का सवाल का आ जाता है, अरे यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वैसे भी क्या अच्छा सोचते यार? कौन है जो किसके बारे में अच्छा सोचता है? सोचता है कोई? नहीं सोचता है। फिर क्यों सोचते हो आप किसी के बारे में? बिंदास भिड़ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लान दिखाओ, वो क्या सोचेगा उसकी परवाह मत करो, आपकी क्या सोचे उसको बता के जाओ। और ज्यादातर हम लोग इसीलिए दुखी है कि वो क्या सोचेगा। अरे उसको कहां बुद्धि है, क्या मेरे बारे में कुछ सोचे? वो कौन होता है वो मेरे बारे में सोचने वाला? इतनी सी बुद्धि नहीं है, मैं बता रहा हूं। उसमें पैसा आने वाला, तेरी जिंदगी सुखी हो जाएगी, उसकी इतनी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या उसका मेंटल लेवल है? नहीं काम करना मेरे को तेरे से, चल भाग इधर से। आपको बोलना चाहिए ऐसा उसको। और इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं कि सभी लोग आ जाएंगे। वो लोग कभी नहीं आएंगे जिन्होंने कुछ पाप किए होंगे पिछले जन्म में। इस बिजनेस में आने के लिए कुछ पुण्य कर्म की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और जिन लोगों ने पुण्य का काम किया ना, वही इस बिजनेस के अंदर आएंगे दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर आने के बाद जीते जी स्वर्ग देखने का मौका मिलता है दोस्तों। जीते जी स्वर्ग देखने का मौका मिलता है। लोग कहते हैं ना मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सब कुछ इधर ही है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप स्वर्ग में रहते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नर्क में रहते हो। बात सही है। मुंबई का एग्जाम्पल आप देख लो, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। एक 4 रूम में रहता था, 600 रुपये भाड़े में, 100 स्क्वायर फीट। वो नर्क था मेरे लिए। आज जा रहे तो वो स्वर्ग है दोस्तों। इधर नहीं, सब कुछ इधर ही है। मैंने कहता कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लोग कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, पैसा बहुत कुछ होता है दोस्तों। लोग कहते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। बात सही है। कहते हैं ना लोग, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या गरीब रह के खुशियां खरीदी जा सकती है क्या? नहीं ना, तो फिर बेहतर है अमीर बन जाओ। कई सारी कहावत आपने सुनी होगी, बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, जितने लंबे चद्दर है उतने पैर फैलाने चाहिए। मेरा सवाल है कि चद्दर छुट्टी लेने कौन बोला था? ये जितनी भी कहावत है ना मार्केट के अंदर, ये नाकाम लोगों ने अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बनाई है दोस्तों, और कुछ नहीं है। आप देखेंगे सक्सेसफुल आदमी कभी कोई कहावतें नहीं बनाता दोस्तों। विवेकानंद की जितनी भी कहावतें आप सुन सकते हो, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी। उन्होंने कहा था, कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है।
साधारण काम तो सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। एक आदमी, अकेला आदमी करोड़ों रुपया कमा सकता है, लेकिन हजारों लोगों को इनकम देके कमाता है, तब बड़ी बात है दोस्तों। हजारों लोगों के सपने पूरे करने के बाद हम अपने सपने पूरे करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अकेले करते हैं दोस्तों। आज मेरे पास जो गाड़ी नहीं है, मेरे डाउनलाइन के पास वो गाड़ी है दोस्तों। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरी टीम में कम से कम 1000 लोगों के पास गाड़ी होगी, और उनमें ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने कभी साइकिल खरीदने के बारे में भी नहीं सोचा था दोस्तों। तसल्ली है इस बात की दोस्तों। सामने वाला क्या सोचता है मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ इस बात की मुझे ज़्यादा परवाह रहती है। अगर उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं जो उसको बता रहा हूँ समझ पाता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। प्लान दिखाने के बाद कई सारे वाक्य होते होंगे आपके साथ, मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग के साथ जो होता है वो हमारे साथ नहीं होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए गया था मैं। उस आदमी ने प्लान सुनने से पहला, मेरा इंट्रोडक्शन सुनने से पहला क्या बोला मालूम है? नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों से मुझे सख्त नफरत है, आपको क्या काम है बोलो। मेरे मुंह खोलने के पहले उसने ये बोला। क्या बोलूं उसको मैं अभी? आप होते तो क्या करते उस जगह पे बोलो। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी ज्वाइनिंग लेकर आया मैं। हाँ, मैडम पूछ रहे कैसे हैं, बताता हूँ कैसे लाया। उसने मुझसे कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। मेरा बैग मैंने वहीं रखा, बैठ गया मैं वहां पर। अब थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई उधर, ना वो कुछ बोल रहा है ना मैं कुछ बोल रहा हूँ। और जो मुझे वहां लेकर गया था ना, वो बेचारा, सर प्लीज सॉरी, मतलब उसकी आंखों में ऐसा था कि मैं, मतलब गलती हो गई, आपको यहां तक लेकर आया मैं। लेकिन मैंने उसको जिस नजर से देखा, बोला रिलैक्स, टेंशन मत ले। मैंने बोला कि मुझे मालूम था कि मैं क्या करने आया हूं, और उसको पता नहीं था कि उसके सामने कौन आकर बैठा है। उसने मुझसे कहा चाय पियेंगे क्या आप? मैंने कहा आप कितना भी कड़वा बोलते होंगे, लेकिन चाय तो जरूर मीठी पिलाएंगे, जरूर पीऊंगा मैं। मुझे वहां बैठने का टाइम चाहिए था उसके पास सिर्फ। उसने चाय मंगाई, 10-15 मिनट का टाइम मिला मुझे। मैंने उससे एक ही बात कहा, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, एक इंजीनियर है आप, पढ़े लिखे भी ज़्यादा आप मुझसे। एक छोटे भाई होने के नाते में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर सचमुच में ये बिजनेस में इतनी खराबी है तो आप मुझे बताइए, मैं भी छोड़ दूँ इसको, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ इसमें। इतना मेरा बोलना था और उसने बोलना शुरू किया। बोलता है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना झूठ बोलने का बिजनेस है, इसमें पैसा नहीं आता है। उसने जो बोलना शुरू किया ना, बिलीव नहीं करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा हमारी मीटिंग चली। बैठे थे कितना देर के लिए? क्योंकि उसने बोलना शुरू किया, उसके जो दर्द था उसने मुझे बताना शुरू किया। तो बाद में सब सारी बात होने के बाद मैंने जब उसके वहां गया था, तो मेरा जो जाने का स्टाइल था वहां पर, मेरा साथ मेरा एक असिस्टेंट था जो बैग उठा के आया था, जिसके साथ मैं गया था वो मेरा डाउनलाइन था। मेरा ड्राइवर मेरे साथ में था, मेरी स्कॉर्पियो लेकर गया था, और मेरा ड्राइवर मेरे साथ खड़ा था ऐसे बॉडीगार्ड की तरह। और मेरे हाथ में कम से कम 2-2.5 लाख का माल, और मेरे मोबाइल, 2 मोबाइल थे उस समय, दोनों की कीमत 50,000 रुपया। मैंने उससे पूछा, मुझे देख के आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कमाया रहेगा? आपके पास पहले से रहेगा वो। हाँ, सब झूठ बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं आता है। मैंने उसको प्लान नहीं दिखाया दोस्तों, मैंने सिर्फ TDS सर्टिफिकेट निकाला मेरा 2 साल का, और मैंने उसके सामने रखा। एक TDS सर्टिफिकेट था जिसमें मैंने कुछ 2.5 लाख के ऊपर पेमेंट किया था, और दूसरा जो था उसमें 6 लाख रुपया टैक्स पेड किया था। मैंने बोला लास्ट ईयर मैंने टैक्स पेड किया वो है, और आने वाले साल में कम से कम 12 लाख रुपये टैक्स पेड करने वाला हूँ। मैंने बोला, वो बिजनेसमैन था, जल्दी समझ गया कि 6 लाख रुपया अगर किसी ने टैक्स भरा है, 6-6.5 लाख रुपया, इसका मतलब इसका टर्नओवर क्या हुआ रहेगा। उसको समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि वो भी टैक्स भरता है, और वो जितना टर्नओवर दिखाता था ना, उतना मैंने टैक्स भरा था। वो हैरान हो गया, देखने लगा, बोलता असली है क्या? मैंने बोला TDS सर्टिफिकेट है, अगर आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो मैंने टैक्स रिटर्न फाइल जो भरते हैं ना, उसका ऑडिट रिपोर्ट और उसका जो स्टैंप है ना गवर्नमेंट का, वो तो गलत नहीं हो सकता ना। मैंने बोला जिसके ऊपर बैंक भी लोन दे देती है, वो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और ये जितनी भी टोटल इनकम है ना, इसमें 1-1 रुपये प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। नेटवर्क मार्केटिंग जानता था वो, उसकी समझ में आ गया, ऑथेंटिक कंपनी है, पैसा आता है, इमीडिएट साइन किया उसने। 1-to-1 प्लान,
जरूरी नहीं कि पूरा प्लान दिखाओ आप, लेकिन 1-to-1 प्लान में इतना एहसास दिला दो कि इस बिजनेस में मेरी जिंदगी बदली, तेरी भी बदल सकती है। बस इतना काफी है 1-to-1। और हम लोग शुरू हो जाते हैं कागज लेकर, गोल 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 डिजाइन बनाते हैं। वो डिजाइन देख के घबरा जाते हैं लोग, क्योंकि जो आता है वो डिजाइन बना के जाता है। ये आपके नीचे 2, 2 के नीचे 4, आपको लाख। वो बोलता मुझे लाख, तुझे लाख। फिर बोलते लोग जुड़ते नहीं है। अरे सीखते कितना हो आप? अरे 1-to-1 करने के लिए पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज चाहिए। बीओपी बहुत आसान है, किसी को भी मीटिंग में लाके बिठा दो, कोई पूछे क्या है, मुझे नहीं मालूम, तू देख, तेरी समझ में आएगा तो बोल, अपन दोनों करेंगे। कितना आसान है। लेकिन हम लोग ये आसान काम नहीं करते। हम लोग क्या बोलते हैं, बीओपी में बहुत भीड़ होती है यार, मैं कैसे मेरे एग्जीक्यूटिव को लेके जाऊं, वो क्या सोचेगा इतना भीड़ में आके। अरे भीड़ में आके प्लान नहीं समझाना है उसको, खाली इतना दिखाना दे कि इतनी भीड़ है, काफी है उतना, वो समझ जाएगा। मैं अगर इतने लोग एक मीटिंग के अंदर आए तो या तो ये लोग बेवकूफ है या मैं बेवकूफ हूं। कोई टेंशन की बात नहीं। पहली बार अगर किसी को लाना ना मीटिंग में लेके आओ, भले अंदर आने नहीं मिला ना, बाहर से दिखाओ। देखिए जो हॉल है ना इतना बड़ा कालिदास, इसमें 1500 लोग बैठ सकते हैं। अंदर बैठे 1500 लोग, अपने को जगह नहीं अंदर बैठने के लिए। चलो अभी वापस घर पे। वो क्या बोला, अरे क्या है बता तो सही, क्या चल क्या रहता है अंदर। अरे मैं तो बता दूंगा, लेकिन मेरे को नहीं मालूम ना क्या है। इतने लोग काहे के लिए, पागल है क्या अंदर बैठे वो लोग? ऐसा बोलते हैं लाखों रुपए आता है उसके अंदर, बहुत लोग करोड़पति बन गया। यार मालूम नहीं, मेरे को समझ में आता तो मैं इधर थोड़ी होता, अंदर बैठा होता मैं भी। उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाएगी, क्या है ये बिजनेस। फिर बोले बताना क्या है, फिर आप जब बताओगे ना तो उसके दिमाग में जाएगा क्या है ये। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मीटिंग में नहीं लाने का, वो आएगा तो भीड़ देखेगा तो टेंशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले जाओगे ना दिखाने के लिए उसको, तो पूरा के पूरा समुंदर को एक बोतल में भर के दिखाओ, किसी को मालूम पड़ेगा कैसा होता है समुंदर। किनारे ले जाके खड़ा करो तब पता चलेगा उसको क्या है समुंदर। ऐसे करते ना हम लोग 1-to-1 दिखाने का टाइम। इतना बड़ा विशाल कागज पे दिखा रहे उसको, देख करोड़ों कमाने का बिजनेस। अरे कैसे देखेगा उसको वो? अगर समुंदर का नजारा दिखा ना, किनारे पे लाके खड़ा करो एक बार उसको, देख ये समुंदर। लेके आओ एक बार मीटिंग के बाहर उसको। अंदर नहीं आया तो भी चलेगा, अगर अंदर आ गया तो उसका नसीब, नहीं आया तो कम से कम ये तो सोचेगा यार इतने लोग जब कर रहे तो मैं क्यों पीछे रहूं यार। चल मुझे बता क्या करना है, बता कुछ नहीं, फॉर्म भर, बाद में बात करते हैं। हम लोग नहीं तकलीफ उठाते ना ऐसा। लास्ट में एक छोटा सा आपको स्टोरी बता के जाऊंगा मैं, जो आपको लाइफ में बहुत सारा काम आने वाला है। और कभी भी अगर कोई ना बोलेगा ना आपको, तो कोई बात का टेंशन नहीं होगा आपको, फाइनल रिजल्ट मालूम होगा आपको, कभी ना कभी तो आएगा ये। एक राजा था, ऐसा वो राजा था कि जब भी कोई उसके पास आता ना तो उसको एक ही बात बोलता, मतलब उसकी बात को गलत ठहराता और उसको सूली पे चढ़ा। जैसे अगर आपने बोला कि कल ऐसा होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो कल का दिन में ऐसा नहीं होने देता और सूली पे चढ़ा देता उसको। लोगों को परेशान करना, गलत ठहराना और सूली पे चढ़ाना, ऐसे कई सारे केस थे उसके ऊपर। एक दिन एक साधु उसके राजमहल, मतलब उसके राज्य में आया, एक पेड़ के नीचे अपना मतलब समाधि बना के बैठ गया। लोग उससे आके जो कुछ भी पूछते वो उनको बताता, उनके साथ सच होता था। लोग बोलते थे मैं कल मेरे साथ क्या होगा, मेरी जिंदगी में क्या होगा, मेरे भविष्य में क्या होगा, तो जो कुछ भी बोलता सही होता था। उसके बारे में बहुत सारी बातें फेमस हो गई कि ऐसा एक महाराज आया है कि जो कुछ भी बोलता है वो सही होता है। राजा के कानों में बात गई, मेरे राज्य में ऐसा कौन आया, शायद मेरे बारे में सुना नहीं तो नहीं आता इधर वो। उसको पकड़ के लेकर जब राजमहल में आ गए तो राजा ने उससे पूछा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम जो बोलते हो वो हो जाता है, और शायद तुमने भी मेरे बारे में सोचा सुना होगा कि मैं किसी का बोला हुआ सच होने नहीं देता हूँ। अब जो महाराज था उसने बोला, अभी राजन आप तो बहुत बड़े आदमी, मैं क्या बोलूँ आपके सामने। राजन बोला, नहीं कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा वरना ऐसे ही सूली पे चढ़ा दूंगा, बहुत नाटक हो गया तेरा। तो वो महाराज तो था, बोला राजन अभी आपको मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी इतना जिद करते हो तो एक बात बोल देता हूँ कि कल खाने में आप हलवा खाओगे। राजा ने बोला ये क्या मजाक कर रहे हो? बोला नहीं बस इतना ही, कल अगर आप हलवा खाओगे तो मेरी बात सच हो गई। राजा ने बोला ऐसा अगर नहीं हुआ ना तो सूली पे लटका दूंगा, समझ लेना तू ये। राजा ने बोला चल निकलो अभी। राजमहल खत्म हुआ, राजा अपने कमरे में गया। राजा ने जब सोचना शुरू किया कि यार ये आदमी कोई साधारण आदमी तो था नहीं, इसके बारे में बहुत अफवाह फैली हुई है कि जो बोलता है वो सही होता है। अब इसने मुझे ऐसा बोला है कि मैं हलवा खाने वाला हूँ तो इसके पीछे कुछ राज जरूर होगा। उसने बहुत दिमाग दौड़ाया, उसने बोला अपने किचन में किसी का हिम्मत नहीं कि हलवा बना दे वो, वरना वो गया तो पूरे राजमहल में ऐसा कौन है जो मुझे हलवा खिला देगा। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक बात आई, ये जो रानी है ना रानी,
वो अगर प्यार से मुझे हलवा खिलाएगी तो मैं ना नहीं बोल सकता। इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं है। वो कितना भी बड़ा राजा रहो, वो राजा के ऊपर एक राजा होता ही है, बराबर कि नहीं। गृह मंत्री जो होता है वो सबका बाप है। उसने बोला अगर वो रानी ने मुझे प्यार से हलवा खिलाया तो मैं ना नहीं बोल सकता। फिर उसने सोचा कि अपन एक काम करेंगे, सवेरे सवेरे महल से बाहर निकलेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं, एक सादा भेस करके निकल जाएंगे, लोग ढूंढते रहेंगे राजा किधर गया, और कल हलवा तो दूर की बात है मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पूरा दिन उपवास, शाम को जब आऊंगा तभी खाऊंगा, नहीं तो कुछ खाऊंगा नहीं। सवेरे सवेरे निकल गया जंगल में, और जंगल में जाने के बाद नदी किनारे बैठ के कुछ मछलियां पकड़ने लगा, टाइम पास करना, तो खाना तो कुछ खाना है नहीं उसको। वो जहाँ पर बैठा था उसके कुछ दूरी के ऊपर कुछ बाराती ठहरे हुए थे अपना डेरा डालकर, और वहाँ पर वो लोग का खाना बन रहा था, सब लोग आराम कर रहे थे वहाँ पर, और खाना जो बन रहा था उसमें बहुत सारी वैरायटी थी, और खाने में हलवा बन रहा था। उधर राजा उधर बैठा है, उधर हलवा बन रहा है दूर। राजा को कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद कुछ डाकुओं के आने की आवाज़ आई, तो जितने भी बाराती थे उन्होंने देखा कि डाकू आ रहे हैं, तो सब भाग गए, जो भी कीमती सामान था लेकर सब इधर उधर भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। खाना सब कुछ वही छोड़ दिया, सब कुछ उधर ही पड़ा है। अब डाकुओं ने आकर देखा कि लूटने को तो कुछ मिला नहीं, दोपहर का टाइम है, चलो खाना खा लेते हैं, और इतना बढ़िया खाना बना के वो लोग गए तो क्या प्रॉब्लम है, खा लेंगे। जैसे सारे डाकू उधर खाना खाने के लिए पहुंचे, उनका जो सरदार था अपलाइन, अपलाइन हमेशा स्मार्ट होता है, उनका जो डायमंड अपलाइन था उसने बोला रुको, कोई भी खाने को हाथ मत लगाना, इस जंगल में हमारे लिए कोई खाना छोड़ के गया, कुछ तो गड़बड़ है, खाने में जहर होगा, हम लोग खाएंगे और सब मर जाएंगे। तो डाकू ने बोला हाँ बात तो सही है, हो सकता है जहर भी डाल के गए होंगे तो क्या मालूम पड़ेगा अपने को, मर गए तो। सरदार ने बोला भूख तो लगी, एक काम करो, ये बाराती में से कोई भी एक आदमी मिलेगा उसको पकड़ के लाओ, इधर ही किधर होंगे साले। बहुत ढूंढने के ऊपर कोई नहीं मिला, वो नदी किनारे और राजा मिला उधर, उसको पकड़ के लेकर आए। बोला सरदार कोई नहीं दिखा, एक ही था नदी किनारे, इसको शायद हमारे आने की खबर नहीं थी, ये पकड़ा गया है, इसको पकड़ के लेकर आए, सरदार के सामने लेकर आए। सरदार ने पूरा खाना उसके सामने लगाया, बोला ये खाना खाओ। राजा ने देखा यार भूख तो लगी है, खाना ऑफर कर रहे, चलो खा लेते। राजा ने बोला ये सब खाना है मैं खा लूंगा, लेकिन जैसे देखा डिश में हलवा पड़ा हुआ है। राजा ने बोला मैं सब कुछ खाऊंगा लेकिन हलवा नहीं खाऊंगा। तो वो बहुत जिद करने बोला नहीं मैं हलवा नहीं खाऊंगा, बाकी सब कुछ खा लूंगा। डाकुओं ने बोला अब तो तू कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ हलवा खाएगा, क्योंकि अभी ये पक्का हो गया है कि जहर किसी में भी नहीं है, सिर्फ हलवे में है, अब तो तू सिर्फ हलवा खाएगा। और राजा बोला नहीं नहीं मैं हलवा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। डाकू ने बोला तू कैसे नहीं खाता देखते। दो डाकुओं ने उसकी टांग पकड़ी, दो ने उसके हाथ पकड़े, एक ने ऐसा मुंह खोला उसका, और एक ने ऐसा हलवे का गोला बना उसके मुंह में ठूस दिया, गले के नीचे नहीं हुआ तो पेट पे लात मारी उसको जोर से, उसको लात मार मार के घुसे मार मार के हलवा खिलाया पेट भर के, इतना मारा उसको, मार मार के हलवा खिलाया, अधमरा कर दिया, उधर ही छोड़ दिया, बोला ऐसे मर जाएगा जहर होगा तो। डाकू खाना वाना खा के निकल गए। शाम को बेचारा किसी तरह से उठा, उठने के बाद महल में आया वापस थके हार। आने के बाद सीधे वो महाराज को बुलाया, बार बोला, उसके पैरों में गिर पड़ा, महाराज मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई, जिंदगी में कभी नहीं ऐसा करूंगा, मेरी तौबा है, मैं कभी किसी को नहीं ऐसा छेड़ूंगा, किसी को वही सूली पे नहीं चढ़ाऊंगा, मेरी जिंदगी मतलब बर्बाद हो गई है। वो महाराज ने पूछा भाई हुआ क्या, बता तो सही, क्या प्रॉब्लम क्या है। उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसको मार मार के डाकुओं ने हलवा खिलाया उसको। तो महाराज ने बोला कि राजन अगर मेरी बात मान लेते तो यही इसी महल में रानी के हाथ से प्यार से हलवा खा लेते, अब लात घूसों से खाना था तो मैं क्या करूं, तो तेरी चॉइस। तो अगर कोई नहीं आता ना इस बिजनेस में तो इतने बोलो हलवा तो खाओगे, कैसे खाओगे डिसाइड करो, आज खिलाने आया हूं प्यार से खा लो, बाद में वो मजबूरी आपको लात घुसे मार के खिलाएगी।